इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। सर, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, इंडिया टीवी पे तो स्वागत है, लेकिन अब जब चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं तो जनता उसी रूप में स्वागत कर रही है, क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, मेरे को जो चुनाव में देखने को मिल रहा है वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को लोग आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। और विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से गुजरात को बतौर मुख्यमंत्री बिल्ड किया, आगे बढ़ाया और एक विकास की एक कहानी, विकास को एक रूप देने का जो काम किया और उसकी नींव रखी और नींव रखने के बाद उसको विकसित गुजरात तक पहुंचाया है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो यहाँ के अटके हुए प्रश्न थे यूपीए सरकार के द्वारा, उन सबको हटाते हुए, उन सब का निवारण करते हुए गुजरात को एक नई छलांग लगाने के लिए जो तैयार किया गया है और जो छलांग लगा रहा है गुजरात, उसके प्रति गुजरात की जनता का अटूट विश्वास है उन पर और अथाह प्रेम है। और इसलिए इस चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला करने का गुजरात की जनता ने मन बनाया है। इशूज़ के हिसाब से बात करें तो बहुत सारे इशूज़ रहते हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्राइकिंग इशूज़ पक्ष में जो आप लोगों को लग रहा है वो कौन सा रहता है? विकास के दृष्टि से गुजरात आज प्रिपेयर्ड इंडेक्स के दृष्टि से देखा जाए, लॉजिस्टिक इंडेक्स की दृष्टि से देखा जाए, फूड सेफ्टी के इंडेक्स के दृष्टि से देखा जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टि से देखा जाए, एफडीआई के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखा जाए, एक्सपोर्ट्स के दृष्टि से देखा जाए, ये एक हब बन चुका है और ये एक नंबर 1 स्टेट के रूप में उभर करके आया है। फार्मास्यूटिकल्स में नंबर 1 है, हर दृष्टि से नंबर 1 है, पावर में सरप्लस स्टेट है, कनेक्टिविटी में सबसे आगे खड़ा है ये स्टेट। तो लोगों को विकास चाहिए और उसकी नींव प्रधानमंत्री जी ने रखी, बाद में उसको परवरिश भी की, उसको आगे बढ़ाया और लोग इस विकसित गुजरात को देख करके खुश भी हैं और इसको और आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी का वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस बार जैसे देखा गया कि अचानक आप लोगों ने मुख्यमंत्री बदला, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, जाहिर तौर पर वो इस बात का सबूत था कि चेंजेस की ज़रूरत थी, ग्राउंड पे वो फीडबैक रहा होगा। ये आशंका है कि कहीं से वो भीतरघात हो सकता है? कोई भीतरघात नहीं होता। और दूसरी बात क्या है देवेंद्र जी, हमारे यहाँ गुजरात बड़ा पुराना संगठन है, इसलिए यहाँ प्रयोग भी होते हैं, नए तरीके से चीज़ों को रखने का प्रयास भी होता है। तो इसलिए, और जब चेंजेस होते हैं तो उसके कई कारण होते हैं, तो उन कारणों को ध्यान में रख कर के ही किया जाता है और नए लोगों को चांस मिले, ये हमारी कोशिश होती है। और जो, लेकिन मैंने आपको आधार बताया, जिस आधार पर लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए, वही आधार है। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी पोलराइज करने की कोशिश गुजरात चुनाव में भी कर रही है और लगातार वैसे इशूज़ को उठाया जा रहा है जिससे पोलराइजेशन की तरफ जाए। कोई हम पोलराइज नहीं करते हैं, हम देशभक्त लोग हैं। हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, देश प्रथम, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो इसलिए देश पहले आता है और देश की मजबूती के लिए जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके प्रति हम लोगों को आगाह भी करते हैं और लोगों को उसके बारे में हम जानकारियां भी देते हैं और हम सरकार में रहते हुए उसके प्रति आगाह भी रखते हैं और चिंता भी करते हैं। आपने कहा कि हम देशभक्त लोग हैं, कौन देशभक्त नहीं है? हर भारतीय देशभक्त होगा। वो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने देखा है ना, कांग्रेस के रेजिम में यही गुजरात के बंदरगाह ड्रग के अड्डे बन गए, माफियाओं के अड्डे बन गए, स्मगल्ड आर्म्स के अड्डे बन गए। आज वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो माध्यम बन गया है वही पोर्ट। तो आप राष्ट्रभक्त तो थे, लेकिन कैसे थे उसके नमूने आपको मैंने दिखा दिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दरमियान ये कहा कि जब मैं आतंकवाद से लड़ रहा था तो कांग्रेस पार्टी जिसकी केंद्र में तब सरकार थी वो हमसे लड़ रही थी। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत आग बबूला है उनका। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से आतंकवाद का दंश उनके परिवार ने झेला, राहुल गांधी का। ठीक है, वो उनके बारे में आज मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, उनके परिवार ने, हमने देश के 2 प्रधानमंत्री खोए, ये दुखदाई बात है, निंदनीय बात है। लेकिन उन्होंने कभी आत्मचिंतन किया कि जिन नीतियों के बारे में उनको सोचना चाहिए था उनके साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो उनको स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स रखने चाहिए थे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। तो ये बहुत सी बातें हैं आज इन पर हम देवेंद्र जी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि आपको तकलीफ़ क्यों होती है?
अगर प्रधानमंत्री ने कहा तो आपको चोट क्यों लगी? चोट इसलिए लगी क्योंकि जहां कहा गया वो सही जगह कहा गया और वो सही जगह लगा है, और इसका मतलब आपकी एक्टिविटी ऐसी ही थी, आप इसी तरीके से देखते थे। कहाँ से लेके आए हैं, मुश्किल से निकाल के कश्ती हम लेकर के आए हैं, तो वो कश्ती कहाँ से लेके आए बताना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? तो इसमें दिक्कत की क्या बात है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। 2 घंटे बिजली आती थी, आज 24 घंटे हम दे रहे हैं, बताना हमारे लिए गुनाह है क्या? 2 बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे, माताएं बहनें सड़कों पर खड़ी होकर के टैंकर का इंतजार करती थी और झगड़े होते थे पानी के लिए, और घर में पानी आ जाए तो ऐसा लगता था जैसे कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली। आज 24 घंटे पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, 24 घंटे हर घर जल है, हर घर नल है। ये बताना हमारा जिम्मा है कि नहीं है कि कहाँ से लेके आए हैं किश्ती निकाल करके? बिल्किस बानो को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उसके बारे में लॉ एंड ऑर्डर ने, ज्यूरिस्प्रूडेंस ने डिटेल में वर्कआउट किया है। ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का मामला है, ये जुडिशरी का मामला है, और जुडिशरी ने इन सब चीज़ों को तहकीकात करके किया और वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहाँ जो कुछ भी उनको मिलना होगा मिलेगा। इसमें तकलीफ की क्या बात आती, मैं ये नहीं समझता हूँ। एक और तकलीफ की विषय अपोजिशन के लिहाज से है सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उनका ये कहना है कि गुजरात चुनाव के ऐलान से थोड़े दिन पहले ही आगे कैबिनेट ने फैसला किया, कमेटी बना दी गई, ये भी जानबूझ के पोलराइज करने की कोशिश है। क्या है इसमें पोलराइजेशन? हम पहले से मान करके चलते हैं कि इस देश में हर एक को, सिटीजन को अपनी जिम्मेवारी निर्वहन करनी पड़ेगी। एवरी सिटीजन हैज़ टू इक्वली शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए सिविल कोड में यूनिफॉर्मिटी आए। इसमें क्या हम कौन सी चीज़ छुपा रहे हैं? और ये कौन सी, जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं हम करेंगे, हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, अलग अलग राज्य सरकारें कर रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पे ही ये हो जाना चाहिए। योजना का विषय है, हम करेंगे जब हमको जब लगेगा। नहीं करते हैं तो भी आप प्रश्न करते हैं, करते हैं तो भी आप प्रश्न करते हैं। देवेंद्र जी, किसी एक इलाके से तो छोड़ दीजिए और पार्टी चलाना हमारे लिए छोड़ दीजिए, हम चला रहे हैं, हम देखेंगे उसको। राष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है कि नहीं, देखिए हम लोग मिल करके तय करेंगे, लेकिन जहां हमारे प्रदेश में सरकार आ रही है और हम सरकार में हैं, वहां हम क्या करने वाले हैं ये तो हम बताना हमारी जिम्मेवारी है, तो हम बताते हैं। एक और चीज़ को लेकर भी समाज में अलग अलग हिस्से से ये आवाज़ उठते रहती है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी अब वक्त है कि उसके लिए एक सख्त कानून होना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आपका क्या मानना है? देखिए, सब लोग मिल करके तय करेंगे, लेकिन मैंने साफ कहा कि देश की हर समस्या को जॉइंटली मिल करके सबको शोल्डर करना है। रिसोर्सेज भी हमारे, अगर हम इक्वली इंजॉय करना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको इक्वली इंजॉय करनी है और इक्वली शोल्डर करनी है, वो हमको करना चाहिए। गुजरात चुनाव में इस बार आप लोगों का जो मैनिफेस्टो आया रेडिकलाइजेशन को लेके भी, उसमें बताया गया कि आगे की किस प्रकार से प्लानिंग है, क्या यूनिट होनी चाहिए। बड़ा मसला है ये? देखिए, बड़ा मसला इस तरीके से है कि गुजरात में आपने देखा किस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़, स्लीपर सेल्स, ये सब एक्टिवेट हुए थे। तो इस पर नज़र कैसे रखी जाएगी, इसके लिए डेडिकेटेड सेल होना चाहिए। कुछ लोग ओवरग्राउंड काम करते हैं, कुछ लोग अंडरग्राउंड काम करते हैं। आपके शरीर में भी, हमारे शरीर में भी कैंसर सेल हैं, ट्यूबरक्लोसिस के सेल हैं। वैसे ही देश में कुछ बैड सेल्स हैं, कुछ गुड सेल्स हैं। तो गुड सेल्स को चिंता करनी पड़ेगी ना कि बैड सेल्स काबू में रहें। तो एंटी रेडिकलाइजेशन, जो रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ एंटी रेडिकलाइजेशन सेल्स, इनको हम एक्टिवेट करें, ये तो हमारी जिम्मेवारी है। तभी तो देश मजबूत रहेगा, देशभक्तों का देश रहेगा। एक नैरेटिव चलाया जाता है सर कि मुस्लिम अभी भी बीजेपी से दूर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इस नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चले हैं। उज्ज्वला में किसको सबसे ज़्यादा लाभ मिला हमें नहीं मालूम क्या? हम जानते नहीं हैं क्या हम ये बिना जाने हुए हम उनको लाभ पहुंचा रहे हैं? हम जानते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास को हम लेकर चल रहे हैं, इस नियम को लेकर के चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ, अच्छा लाभ किसको मिलता है? माइनॉरिटीज़ को मिलता है। शिक्षा में लाभ किसको मिलता है? माइनॉरिटीज़ को मिलता है। हमारे उजाला योजना में किसको मिलता है? सौभाग्य योजना में किसको मिलता है? तो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेटर और स्पिरिट में कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। सब बराबर हैं, सबको बराबर का अधिकार है, सबको बराबर लेकर के चलना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आप जैसा कि बता रहे हैं कि डेवलपमेंट के इतने सारे काम बिना किसी भेदभाव के किए जाते हैं, बावजूद इसके जब ये कहा जाता है कि यहाँ जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बीजेपी को नहीं मिलता, इस बात को लेकर पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर पीड़ा होती है? हम प्रयास करते रहते हैं। देखिए, वो भी एक दिन समझेंगे। हमारा पूरा विश्वास है कि अंततोगत्वा उनको भी ध्यान में आएगा कि हम ही उनके रखवाले हैं,
हम ही उनकी चिंता करने वाले हैं, बाकी सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले हैं। एक चीज़ सर मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जब वो पहले मुख्यमंत्री थे फिर प्रधानमंत्री, 2006 से लेकर अब तक 82 दफ़ा ऐसा हुआ है जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जिस भाषा का इस्तेमाल किया, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए देवेंद्र जी, ऐसा है कि खड़गे जी तो अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से सोनिया जी को और राहुल जी को ये अपाच्य है। ये पच ही नहीं पा रहा है कि कोई साधारण परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। ये इनकी अधिनायकवाद, बोलिए अधिनायकवाद शब्द ठीक नहीं होगा, लेकिन एक परिवारवाद का जो एक अहम होता है वह इतना इनमें अहम है कि ये रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया है। तो ये लोग अभी भी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कि श्रीमती सोनिया गांधी ने कौन सी भाषा का कम प्रयोग किया है, ये राहुल गांधी ने कौन सी भाषा का कम प्रयोग किया है, और उनको खुश करने के लिए अगर खड़गे जी आए हैं, नए नए अध्यक्ष बने हैं, नया गर्मी है, नया जोश है, तो वो ऐसी बात तो करेंगे ही, लेकिन निंदनीय है, स्तर विहीन है, स्तर से नीचे उतरा हुआ बयान है, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और ये हताश हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। आपने बताया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इसको बहुत प्रचारित कर रही थी कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और इस बात को लेकर दूसरी तरफ बीजेपी पे निशाना साधा जाता है। डेमोक्रेसी दिखी वहाँ? खड़गे जी को और कांग्रेस पार्टी को बीजेपी का धन्यवाद करना चाहिए। किस बात के लिए? वो इसलिए कि हम लोगों ने वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ जो जंग छेड़ी है, तो इस कारण से उनको कांग्रेस परिवार से बाहर अध्यक्षता देनी पड़ी है। पहली बात समझ लीजिए। दूसरी बात, वो जो अध्यक्ष बने हैं वो सुनते परिवार की ही हैं, इसलिए परिवारवाद प्रत्यक्ष रूप से चल रहा है, परोक्ष रूप से भी चल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। राहुल गांधी सर एक चीज़ बहुत मुखर होकर लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी के बारे में, संघ के बारे में, कि आप लोग नफरत फैलाते हैं, जबकि उनके दिल में नफरत नहीं है, उनके दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार। ये प्यार दिखता है क्या आपको? ऐसा है। सबसे पहली बात तो ये मैंने बार बार देवेंद्र जी बोला, राहुल गांधी जी को अभी पढ़ाई बहुत करनी बाकी है। उनको देखिए ना, इनको यही नहीं मालूम कि इनकी दादी, इनकी नानी नहीं दादी, इनकी दादी आरएसएस को हर भला बुरा बोलते हुए कांग्रेस पार्टी ही नुकसान में पड़ी। इनके पिताजी आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके जो बोला है वो आपके सामने है, लेकिन यही कमज़ोर हुए, हम आगे बढ़े हैं। अब इन्होंने भी यही काम पकड़ा है, इनको मुबारक, ये पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। जब इनको इतिहास ही नहीं मालूम तो मैं क्या कर सकता हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, इन सारी चीज़ों को लेके भी लगातार हमलावर रहते हैं जनता में। कोई हमलावर नहीं रहते, इन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी सारी चीज़ों के ढंग से उत्तर देने के लिए तैयार रहती है, और हम सब चीज़ों का उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग पॉपुलिस्ट स्लोगन को, क्या चल रहा है, कुछ थोड़ा सा कहाँ आग लगा दें, कहाँ हमको कुछ मिल जाए, कहाँ लोगों को, इनको देवेंद्र जी मेरी तरफ से सजेशन दे दीजिएगा कि अगर ऑपोजिशन करना हो तो हमसे कुछ ट्यूशन ले लें, हम इनको बेहतर बता देंगे, लंबे समय ऑपोजिशन में रहें। एक और पॉलिटिकल प्लेयर गुजरात में इस बार दिखे हैं, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव हो रहा है, यहाँ पे भी वो जो आजमाइश कर रहे हैं, बहुत लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं। उन्हें कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं आप? नॉन स्टार्टर रहेंगे। हिमाचल में आए थे, क्रीज पर आए, बैट बाद में पकड़ा, गए पहले। उत्तराखंड में आए थे सरकार बनाने के लिए। आप ही देवेंद्र जी मेरे से पार्लियामेंट में पूछा करते थे, ये आम आदमी पार्टी कहाँ रह गई, सब पर जमानत जब्त हो गई। गोवा में आए थे, जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में गए थे, जमानत जब्त हो गई। बनारस में खुद लड़ने गए थे, पिट करके आए थे, माफ़ी मांगी थी। गुजरात में भी यही हाल होगा, इनका नॉन स्टार्टर रहने वाले हैं ये। सर तिहाड़ के इतने सारे वीडियो आए, उसके बाद एमसीडी का इलेक्शन हो रहा है, उसका कोई असर देखते हैं वहाँ पे? देखिए, असर देखने का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि यह किस तरीके की मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ा। मैं कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं लूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी का साथ लेकर के चुनाव लड़े। मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा। 3 तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, बाकी बेल पर हैं। मैं कट्टर ईमानदार हूँ। शराब घोटाला, स्कूल का घोटाला, जल घोटाला, पानी माफिया घोटाला, एक पर एक घोटाला, मकान घोटाला, तो घोटाले पे घोटाला है। तो ये लोग इसी तरीके से ही जीते हैं। तो
उसी का रूप है। अब और तो और क्या किया इन्होंने, स्वास्थ्य में अब तिहाड़ जेल को ही मसाज सेंटर बना दिया, और शिक्षा में रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया। नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आप बोल रहे हो कि जनता जानती नहीं है, जनता को बताना हमारा काम है। सर, कोविड के बाद क्योंकि गुजरात का चुनाव हो रहा है, पूरी दुनिया कोविड से प्रभावित थी, देश में भी बहुत सारे हिस्सों में, लगभग हर एक हिस्से में वो असर रहा। गुजरात में कोविड के बाद का इलेक्शन जाहिर तौर पर वो भी एक इशू रहा होगा। जिस प्रकार का परफॉर्मेंस था, वो फीडबैक ठीक मिल रहा है कि लोग सेटिस्फाइड रहे? सेटिस्फाइड ही नहीं है, ओवर सेटिस्फाइड है। वो महसूस करते हैं कि मोदी जी के कारण देश बच गया, मोदी जी के कारण। और मैं बतौर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूँ आपको, जो इनिशिएटिव मोदी जी ने लिए, आज अमेरिका, आज चाइना, आज यूरोप अभी भी कोरोना से के साए से बाहर नहीं निकल पाया है। आप चीन में तो देख रहे हैं आए दिन क्या हो रहा है, और आपको देख रहे हैं यूरोप में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं अमेरिका में वैक्सीनेशन कितने परसेंटेज हुआ है, और यहाँ पर 219 करोड़ डबल डोज लगा करके वैक्सीन लेकर के देश आगे छलांग लगाने के लिए तैयार है। आपको गुजरात के बाजार में कहीं दिखता है कि कोई कोरोना का कोई साया दिखता हो? और ये मोदी जी के कारण हुआ है, सिंगल हैंडेड। और उन्होंने जिस तरीके से डॉक्टर्स को और पैरामेडिक्स को इनकरेज किया, साइंटिस्ट को इनकरेज किया, देश को आगे बढ़ाया, और देश चला है उनके साथ। आज इसलिए हम खड़े हैं, और इसलिए लोग उस पर भी, जब मैं कोरोना की बात करता हूं तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आखिर में एक सवाल सर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही है, गुजरात के संदर्भ में भी, वो तो पूरे देश में उस हिसाब से उनकी पॉपुलरिटी दिखती है चुनावी नतीजों के, चुनाव के रिजल्ट के हिसाब से, गुजरात के संदर्भ में भी कितना खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम मात्र होना? क्योंकि आपको तो पूरे संगठन से फीडबैक मिलता होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी के प्रति हर जगह बहुत प्यार है, लोगों का विश्वास है, और गुजरात भी उसी तरीके से विशेष प्यार रखता है, क्योंकि उनका सार्वजनिक जीवन यहाँ से प्रारंभ हुआ है। वो यहाँ व्यक्तिगत रूप में रुचि भी लेते हैं, व्यक्तिगत रूप में वो हज़ारों कार्यकर्ताओं को जानते हैं, वो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, और गुजरात को उनका गुजराती होना गुजरात प्राइड तो देता ही है। चलते चलते एक चीज़ और, क्योंकि नतीजे जब आएंगे तो गुजरात के साथ हिमाचल प्रदेश भी आना है, कॉन्फिडेंट है अभी तक जो फीडबैक मिला है वोटिंग भाई? हम कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी सरकार बनाएंगे और आपको निमंत्रण देंगे। इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।